हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना फोर्थ टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जिसका टाइप है जिसका नाम है बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप देखोगे मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट एक्चुअली ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर है। तो इसमें हमें जितनी भी चीज़ें समझानी है वो कौन से मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में समझानी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप की होती हैं, वैन डर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह की फोर्सेज होती हैं और यहाँ पर हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं बच्चों? नाम से ही पता लग रहा है इलास्टिक। इलास्टोमर मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है उस पॉलीमर को इलास्टोमर बोलते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है तो उसको इलास्टोमर बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, तो दीज हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ऐसे पॉलीमर जो जिनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आप उसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट विच इनेबल्स स्ट्रेचिंग। मतलब क्या होता है कि जो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स होते हैं, इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और वो क्या करता है, जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या इनेबल करता है? वो स्ट्रेचिंग को इनेबल करता है। मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखो कि गैस होते हैं, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? वीक होता है। लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। और उसके बाद जब सॉलिड आ जाते हैं तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। तो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा पास पास होंगे उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। और इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? यहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो आप उसको उतना ही क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो, उतना ही स्ट्रेच कर सकते हो। तो जितना ज्यादा वीक फोर्स होगा उतना ही ज्यादा आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे पॉलिथीन, तो पॉलिथीन को देखा है आपने, आप उसे इजीली स्ट्रेच कर पाते हो। तो बिकॉज किसकी वजह से? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसलिए आप उसको इजीली क्या कर पाते हो? स्ट्रेच कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका फ्यू क्रॉस लिंक्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच दिस पॉलीमर कैन कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब क्या है? मान के चलो अगर आपके पास कोई पॉलीमर है, उसके अंदर आपने क्रॉस लिंक पॉलीमर्स क्या कर दिए? इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से क्या कर दिया? पॉलीमर्स कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इसका मतलब क्या है? मैं आगे आपको अगले पेज पे एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि किस तरीके से इसमें होता है कि क्रॉस लिंक कैसे ऐड करते हैं और किस तरीके से इसके अंदर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता था। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे बच्चों यहां पर एक एग्जांपल देखो, जैसे मान के चलो आपके पास एक रबर थी, ठीक है बच्चों? तो ये रबर थी, अब आपने क्या किया? इसको स्ट्रेच किया होगा। तो जैसे ही आपने इसके अंदर क्रॉस लिंक ऐड कर दिए, क्रॉस लिंक जब ऐड कर दिए तो ऐड करने के बाद इसको क्या किया? आपने स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया होगा, क्योंकि जब आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो तो वो उसकी जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है और वो क्या हो जाता है? लॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रेच कर दिया। अब जैसे ही आप इसके, क्योंकि आपने जब इसे स्ट्रेच कर रखा है तो इसके इधर और इधर एक्सटर्नल फोर्सेज लगा रखी हैं, क्योंकि ये देखो ना, आपने जब इसे स्ट्रेच किया तो इधर एक्सटर्नल फोर्सेज है। तो जैसे ही आप इन एक्सटर्नल फोर्सेज को रिमूव करोगे, अब जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फोर्सेस को जो यहाँ पे लगा रखे हैं, यहाँ पे लगा रखे हैं, उसको रिमूव करोगे, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आ जाएगा। मतलब फिर से ऐसा हो जाएगा, मतलब जैसे ही आपने इसके एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा और ओरिजिनल पोजीशन में जाने के बाद फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आपने किसी भी इलास्टोमर्स में क्या किया, कोई क्रॉस लिंक्ड ऐड किया, तो वो क्या करोगे? जब आप उसे क्या करोगे? स्ट्रेच करोगे। तो स्ट्रेच करने के बाद वो क्या होगा? वो थोड़ा सा फैल जाएगा। तो फैलने के बाद क्या होगा? वो जब आप उसे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को इलास्टोमर। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो बच्चों दीज आर द एग्जाम्पल्स, बूना एस एंड बूना एन, दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टोमर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इलास्टोमर क्या होता है। इलास्टोमर के अंदर
कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। अच्छा, ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, ये आपका वैंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। यहाँ पे जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हम यूज करते हैं वो वैंडरवॉल फोर्स होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके की वीक फोर्सेज यहाँ पे यूज होती हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेज यहाँ पर यूज होती हैं। अच्छा, एग्जाम्पल इसके क्या है, बूना एस एंड बूना एन। और मैंने आपको बताया कि इन दोनों का यूज रबर बनाने में किया जाता है। इन दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है, रबर बनाने में। तो बच्चों ये आपका क्या होता है, इलास्टोमर्स, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरीके की होती हैं, वैंडरवॉल फोर्सेज, और फ्यू क्रॉसलिंक ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो पॉलीमर होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है जब हम एक्सटर्नल फोर्सेज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो एग्जांपल क्या है आपके, बूना एस एंड बूना एन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द इलास्टोमर। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका फाइबर। फाइबर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों फाइबर। फाइबर में क्या होता है, फाइबर देखते हैं। फाइबर होता है थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। मतलब फाइबर्स का यूज हम ऐसे सॉलिड्स होते हैं, मतलब फाइबर एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका यूज हम थ्रेड बनाने में करते हैं, थ्रेड बनाने में करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंड्यूसेस। मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा इसके ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि इन चारों में से किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब इलास्टोमर, फाइबर, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या फिर थर्मोप्लास्टिक, इसमें से किसके अंदर आपका क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था वो था फाइबर। फाइबर के अंदर ही क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये इस तरीके का सॉलिड होता है जिससे हम थ्रेड बनाते हैं। और यहाँ पे किस तरीके की फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई मॉड्यूलस होता है, हाई मॉड्यूलस होता है, यंग मॉड्यूलस। टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस का मतलब क्या है, आप लोगों ने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, टेंसाइल स्ट्रेंथ और यंग मॉड्यूलस। तो दिस इज द टॉपिक। तो समझ में आ गया इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस इसका क्या होता है, हाई होता है। इसका फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्या है वो देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट ऑल्सो कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ चेन एंड हेंस इम्पार्ट क्रिस्टलिन इन नेचर। मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसी की वजह से इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलिन इन नेचर होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लेंस वेंस जो हमारे ग्लास बनते हैं चश्मे के, वो क्रिस्टलिन इन नेचर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से उनकी जो पैकिंग होती है बहुत कॉम्पैक्ट होती है, और वो क्या कर देते हैं, किसमें फॉर्म कर लेते हैं, क्रिस्टलिन इन नेचर, मतलब क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को आप फाइबर का नाम देते हो। तो ऐसे पॉलीमर्स का क्या नाम देते हो, फाइबर का नाम देते हो। और इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइलिन। टाइलिन का जो नाम होता है उसे पॉलिस्टर बोलते हैं। तो पॉलिस्टर आपका टाइलिन होता है, और नायलॉन 66। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर। तो ये बच्चों आपके एग्जांपल हैं फाइबर के। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आएगा कि फाइबर क्या है। फाइबर आपका क्या है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई मॉड्यूलस होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट, also compact पैकिंग ऑफ चेन एंड हेंस इम्पार्ट ऑफ अ क्रिस्टलिन नेचर। मतलब इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका क्रिस्टलिन नेचर आता है। और दिस आर द एग्जांपल्स। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फाइबर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो दिस इज द फाइबर। तो आप लोगों को पहले इलास्टोमर्स में क्या देखा था आपने, इलास्टोमर्स में कैसे फोर्स थे, वैंडरवॉल फोर्स थे। फाइबर में कैसे फोर्सेज हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक आपका होता है, फर्स्ट पॉइंट है लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड। लीनियर होता है और स्लाइटली ब्रांच होते हैं, लीनियर होता है या फिर स्लाइटली ब्रांच होता है। तो मतलब समझ में आ गया हो, या तो लीनियर चेन होंगी या तो स्लाइटली ब्रांच होंगी, मतलब कुछ कहीं कहीं पे ब्रांचेस लगी होंगी, मतलब सब्सटीट्यूएंट्स लगे होंगे। तो दिस इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो सेकेंड पॉइंट है, सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। मतलब ऐसे पॉलीमर होता है जब हम उसे हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, और कोल्ड करते हैं तो हार्ड हो जाता है। तो क्या क्या होता है देखते हैं, एग्जांपल्स में समझाता हूं आप लोगों को। कि जैसे मान के चलो आपके पास कोई प्लास्टिक है, अगर आप उसे हीट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब जैसे मान के चलो कोई हार्ड है, अब उसे आप जैसे हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नेचर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन आपका सॉफ्ट होता है। तो दिस इज द
दिस इज द सॉफ्टन ऑन हीटिंग। और जैसे ही आप किसी भी हार्ड सब्सटेंस, किसी भी को प्लास्टिक को कूल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, और हार्ड होता चला जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि आप प्लास्टिक को अगर क्या करते हो, कूल करते हो, तो वो हार्ड होता चला जाएगा, और आप उसे अगर हीट करोगे तो वो और सॉफ्ट होता चला जाएगा। तो दिस इज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। उसके बाद क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। मतलब कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो इलास्टोमर से तो ज्यादा होती हैं, बट फाइबर से कम होती हैं। फाइबर से कम होती हैं, मतलब जो फोर्सेस हैं वो इन दोनों के बीच में होती हैं, इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होती हैं। और इलास्टोमर्स में कौन सी फोर्सेस होती हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस। और फाइबर में कौन सी फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और वैंडरवॉल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो आपका क्या होती हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरमीडिएट मतलब उन दोनों के बीच में, इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो इसके अंदर लगती हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसका जो एग्जांपल है वो है क्या है, पॉलीथीन और पॉलिस्टर। पॉलीथीन मतलब क्यों, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल इसका भी लिया और एक एग्जांपल इसका लिया है। तो यहाँ पे पॉलीथीन का मतलब क्या है आपको पता है, जैसे ही आप उसे हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाता है। और पॉलिस्टर मतलब जैसे ही आप उसे कूल करोगे तो वो हार्ड हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल और लिया मैंने जिसको कहते हैं पीवीसी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। और यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, इनका किस तरीके से फॉर्मेशन किया गया है वो तो बच्चों मैं आप लोगों को आगे ही बताऊंगा, क्योंकि आगे अभी हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आगे हम सारे पॉलीमर्स बना करके देखेंगे कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, आप लोगों को टेंशन ना लें कि ये पॉलीमर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं या किस तरीके से बन रहे हैं, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आगे मैं आपको आगे चल के सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो पॉलीमर है हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो उसे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो बच्चों आपका पॉलीमर है वो है आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैसे होते हैं, हैवीली ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। अच्छा, हैवीली ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपॉन हीटिंग क्रॉस लिंकिंग इंक्रीजेस इन मोल्ड्स एंड बिकम इनफ्यूजिबल। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नॉन रियूजेबल। अच्छा, इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो अगर मैं किसी भी प्लास्टिक को क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो वो क्या होता है कि उसकी क्रॉस लिंकिंग इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोल्ड होते होते क्या हो जाता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है। मतलब कि आप उसको, वो इस फॉर्म में नहीं आता कि आप उसे क्या कर सको, स्ट्रेच कर सको या फिर कुछ भी कर सको। वो सिंपल क्या होता है, सीधा ब्रेक हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ स्विचेस का। जो आप घर में स्विचेस यूज करते हो, जैसे जो बोर्ड में स्विचेस होते हैं, तो उन स्विच में क्या होता है, वो ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं कि अगर आप उसे हीट करोगे ना तो तुरंत वो ब्रेक हो जाएंगे। आपने देखा होगा जब घर में बोर्ड में ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने के बाद वो जो स्विच होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर हैवीली ब्रांच होता है और वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो इतनी हैवी ब्रांचिंग और क्रॉस लिंक के बाद वो सारे के सारे वो क्या हो जाते हैं बच्चे आपके, वो आपके इतने ज्यादा हैवीली क्रॉस लिंक्ड होते हैं कि जैसे ही आप उसे हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और बिकम इनफ्यूजिबल हो जाता है। और नॉन रियूजेबल मतलब सीधी सी बात है, जब आप उसे हीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक जब हो जाएगा तो उसका मतलब वो क्या, उसे आप यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो नॉन रियूजेबल होते हैं, तो आप उसे रीयूज नहीं कर सकते। मतलब अगर एक बार वो आपने उसे हीट कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक करने के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, हैवीली ब्रांच होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, हाई मतलब हीट मतलब जब आप उसे हीट करोगे तो उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल उसमें होते हैं वो भी लिंक हो जाते हैं, एंड बिकम इनफ्यूजिबल। और नॉन रियूजेबल मतलब जैसे ही आप इसे हीट इंक्रीज करोगे उनकी लिंकेज इंक्रीज कर जाएगी, जिसके बाद वो क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, वो नॉन रियूजेबल होंगे। सीधी सी बात है, जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो उसका मतलब वो यूज नहीं हो सकता ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है, बैकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। तो बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बैकेलाइट का। तो दिस इज बच्चों बैकेलाइट, इसे बैकेलाइट कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो कितनी सारी लिंकेज है, 1 2 3 4, तो इधर भी 3 4 लिंकेज हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी लिंकेज हैं। तो ऐसे ही पॉलीमर्स को क्रॉस लिंक कहा जाता है। क्रॉस लिंक का मतलब देख रहे हो, इधर भी लिंक कर रखा है, इधर भी लिंक कर रखा है, इधर भी लिंक कर रखा है, इधर भी लिंक। तो मतलब यहाँ पे देखो मल्टीपल लिंकेज है, यहाँ पे CS2 से लिंक कर रखा है, यहाँ पे किसी से लिंकेज कर रखा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चों बात समझ में आ रही है कि लिंकेज देख रहे हो कितनी सारी हैं। तो ऐसी लिंकेज को आप लोग क्या बोलते हो,
क्रॉस लिंक्ड। समझ में आया बच्चों? ऐसे लिंकेज को क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक। जहां पे मल्टीपल लिंकेज होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था मल्टीपल लिंकेज जहां पर होती है वहां पे क्रॉस लिंक्ड होता है। तो दीज आर द क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज द बच्चों बैकेलाइट। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो तो हम आगे ही देखेंगे, बट आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम पॉलीमर्स देखेंगे और उनकी फॉर्मेशंस देखेंगे। थ्योरी मेरे हिसाब से अब थ्योरीज फिनिश हो चुकी हैं, कुछ थोड़ी बहुत थ्योरीज बची होंगी वो हम देख लेंगे, बट अब जो बचा है सिर्फ पॉलीमर्स आएंगे। इसके अंदर सारे पॉलीमर्स हम बना बना करके देखेंगे कि किस तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।